जब जब अपराध की दुनिया में होती है दस्तक, तब तब अपराधी कानून को अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी सनसनीखेज खबरें जहां जुर्म करने से पहले नहीं कांपते अपराधी के हाथ, पाखंड, फरेब, झूठ, अपराध और धोखेबाजी की ऐसी कहानियां जहां कानून ने पहनाई जुर्म को हथकड़ी। आप देख रहे हैं क्राइम सीन और मैं हूं विवेक सिंह। बात छत्तीसगढ़ में पुलिस के हौसलों की होगी, जिसमें नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार से लेकर जवान पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसमें सफलता भी मिल रही है। नक्सली घटनाएं जो कभी कम नहीं होती थी, पर 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प भी जवानों ने और सरकार ने लिया है। इसको लेकर किस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं और कितने नक्सलियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है, कैसी है पुलिस की कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। डीआरजी और एसटीएफ को मिली सफलता, 3 नक्सलियों को किया गया ढेर। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़, 300 जवानों ने घेराबंदी कर की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिले का नक्सल प्रभावित सोरनामाल का जंगल, जहां होती है डीआरजी और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़। इस पूरी मुठभेड़ में 300 जवानों की होती है मौजूदगी और फिर होती है नक्सलियों के खात्मे की कार्रवाई शुरू, जिसमें जवानों ने पहले ही अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था। फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों के जवान करते हैं घेराबंदी। उड़ीसा के नवरंगपुर की ओर से जवान घेराबंदी करते हैं। यहां दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जवान भी घेराबंदी कर चुके थे, जिससे नक्सलियों को भागने का भी मौका नहीं मिल पाया, जिसमें 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि बस्तर से भागकर नक्सली गरियाबंद इलाके में पहुंचे थे, जिनको मार गिराया गया। 2024 से लेकर अब तक मारे गए नक्सली। जनवरी अप्रैल में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, 3 मुठभेड़ में 42 नक्सलवादी मारे गए। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर। 15 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सलियों का खात्मा। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली हुए ढेर। 23 मई को अबू झमार के रेकावाया में 8 नक्सली ढेर। 8 जून को अबू झमार के आमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए। 10 मई को बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 15 जून को अबू झमार में 8 नक्सली मारे गए। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 18 जुलाई को दंतेवाड़ा में मुठभेड़, महिला नक्सली ढेर। 20 जुलाई को सुकमा के जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर, इनमें 6 महिला नक्सली भी। 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर, इनमें 2 महिलाएं भी। गरियाबंद के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए हैं। मारे गए नक्सली इलाके में सक्रिय थे। इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से इलाके में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। साल 2018 कासगंज और वहां पर 26 जनवरी को होती है एकता की हत्या। एक रैली निकाली जा रही थी और कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लंबा मामला चला,
पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इंसाफ देने का काम किया। 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले क्या कुछ हुआ था और आरोपियों ने किस तरीके से हत्या की थी, इन तमाम चीजों को लेकर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए हत्याकांड में आखिरकार एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने अभी तक 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सजा के ऐलान से पहले हत्याकांड से जुड़ा एक दोषी सलीम व्हील चेयर पर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था। लेकिन इन दोषियों को सजा आखिर किस बात की, चलिए आपको लिए चलते हैं 2018 की 26 जनवरी की सुबह में, जब चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और उसके अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में जा रहा था। जैसे ही जुलूस तहसील रोड पर जीजीआईसी के गेट के पास पहुंचा, सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने एक समूह के रास्ते को रोक लिया और जुलूस को वहीं रोक दिया गया। जुलूस को रोकने पर जब चंदन ने आपत्ति जताई तो मौके पर हालात बिगड़ गए और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया। जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई थी। इसके बाद वह घायल हो गया, जिसके बाद चंदन का भाई और अन्य लोग उसे कासगंज थाना लेकर गए थे, जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो चुकी थी। लेकिन यह हत्याकांड यहां खत्म नहीं होता है। अब शुरू हुई एक नई जंग। चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में 3 दिन तक सांप्रदायिक दंगे भड़के। 3 दिनों तक कासगंज छावनी में बदल गया। ये फैसला बढ़िया सुनाया है, सत्य की जीत हुई है और हमारे बेटे को न्याय मिला है। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जो भी फैसला आया है वो सुंदर फैसला आया है। 7 साल बाद फैसला आया। बहुत संघर्ष की लड़ाई लड़ी। कासगंज से लेकर आप लखनऊ, दिल्ली तक आपने बहुत कुछ किया। तो क्या लगता है इस फैसले में देरी क्यों हुई? देर से जरूर आया है फैसला, लेकिन जीत सत्य की हुई है और हमारी भारत माता की जय हुई है, वंदे मातरम की जय हुई है। हमारी आन शान की तिरंगा है, वो हमेशा ऊंचा था, ऊंचा रहेगा, हमेशा रहेगा। एनआईए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है आज? ये तो आप लोग बता रहे हैं, जो भी की उम्र कैद हुई है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ। एक तरफ चंदन की मूर्ति आज भी अनावरण के लिए तरस रही है, जबकि राजनेता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद आज तक वो मूर्ति अनावरण को क्यों नहीं हो पा रही? ये तो इन जनप्रतिनिधियों से आप लोग पूछिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द होना चाहिए चंदन की मूर्ति का। इन सब के बाद चंदन के परिवार ने इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें चंदन की मौत से उस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया था। इन 28 दोषियों में से 26 लोग अदालत में मौजूद थे, जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से हुई। अदालत ने एक अन्य आरोपी सलीम के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा। आज 2024 में जजमेंट डिलीवर हुआ। इट वॉज ए रियली वेरी लॉन्ग एंड आर्डुअस बैटल और बड़े संघर्षों के बाद जो है आज बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है हम सभी के लिए। मिली होगी। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सरकार ने हमारा केस लड़ने में पूर्ण सहयोग किया है। सरकारी वकीलों ने न्याय का साथ दिया। लेकिन वही रह गया, जिसने गोली चलाई उसको फांसी की सजा दी जाए और जिन्होंने झगड़ा चालू कराया उनको फांसी मिलनी चाहिए। चंदन मेरा कोई वहाँ कुछ ऐसा उत्सव मनाने नहीं, अपना भारत माता की जय घोष लगाने गया था। वंदे मातरम बोल रहा था और बच्चों का उत्साह होता है, बचपन से ही सिखाते हैं 26 जनवरी वाले दिन अपना राष्ट्रीय गान गाना, ये सब सिखाते हैं।
तो वो बच्चों में उत्साह था भाई हमारा। अभी जो है उनको उम्र कैद की गई है, कुछ लोगों को फांसी की सजा की भी आप मांग कर रहे थे। यहाँ उसे फांसी की सजा दी जाए और चंदन के जाने के बाद पूरे भारत में झंडे लगाए गए थे मोदी द्वारा। मोदी जी द्वारा जो झंडे लगाए हुए हैं हर जगह, मेरे बेटे के जाने के बाद ही लगे हैं। और आज हमारे चंदन के झंडे का लोगों ने हंसी बनाई। अच्छा, वो चंदन गुप्ता की जो है आपके बेटे की चौक बनाने की बात कही गई थी और उसमें जो है चौक अधूरा पड़ा हुआ है, उसके लिए चौक अधूरा पड़ा है, मूर्ति बंद है, उसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और अनावरण करें। अच्छा, योगी जी से क्या उम्मीद करती हैं आप? क्या मैं योगी जी से एक बार और मिलना चाहूंगी। मैं ये चाहूंगी कि एक बार योगी जी मुझसे मिले, मेरा दर्द सुने और मेरे बच्चे का दर्द समझे, चंदन का। नेताओं ने, बहुत से लोगों ने अपनी अपना जो भी मन में आया रोटियां सेकी, जो भी जिसने जो किया, लेकिन मेरे चंदन को किसी ने। आप चाहती है कि योगी जी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए? मैं चाहती हूँ योगी जी आए, बिल्कुल आए, उनके चरण मेरे घर में पड़े, ये मैं चाहती हूँ। अदालत के निर्णय के बाद इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अलावा सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया, क्योंकि घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे। शासकीय अधिवक्ताओं M.K. सिंह और L.K. दीक्षित की अगुवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाह पेश किए। कासगंज में शुरुआती सुनवाई के बाद इस मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले में लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। यह जीत थी सच्चाई की, इंसाफ की और चंदन के परिवार की, जो अपने बेटे को खोने के बाद भी उसे इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ते रहे। और आखिर चंदन के परिवार की आंखों में आज अपने बेटे को इंसाफ मिलने के ये आंसू है। मोबाइल आज के समय में व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, पर यही महत्वपूर्ण साधन कभी सुरक्षित तो कभी असुरक्षित भी कर देता है। कई जिंदगियां भी बर्बाद कर देता है तो कई की जिंदगियां भी संवार देता है। ऐसा ही मामला एक राजधानी भोपाल का आया है, जहां एक परिवार इस आधुनिक युग में भी बिना मोबाइल के जीने को मजबूर है। आखिर क्या हुआ उस परिवार के साथ और उस परिवार को क्यों बिना मोबाइल के रहना पड़ रहा है? कैसे हुए हैकरों के हौसले इतने बुलंद? देखिए इस रिपोर्ट में। मोबाइल हैकर से रहे सावधान। हैकर बढ़ा सकते हैं आपकी परेशानी। बिना मोबाइल के जीने को मजबूर एक परिवार। मोबाइल के माध्यम से आज के समय में भले ही लोग घर बैठे अपने काम निपटा लेते हों, पर कभी कभी वही मोबाइल लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के एक परिवार से जुड़ा हुआ है। इस परिवार की साथ जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह जिससे भी मिलता उसकी भी परेशानी बढ़ जाती, कारण सिर्फ मोबाइल। पहले समझिए क्या हुआ उस परिवार के साथ। अनिल कुमार भोपाल के अयोध्या बाईपास पर रहते हैं। कुछ समय पहले तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर अचानक उनका मोबाइल फोन हैक हो जाता है और फिर उनके नंबर से उनके ऑफिस, उनके परिवार और उनके दोस्तों के नंबर पर अश्लील मैसेज पहुंचने शुरू हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है तो वे इसकी शिकायत साइबर सेल में करते हैं, जिसके बाद साइबर सेल उनकी मोबाइल फोन को
जब्त कर जांच के लिए भेज देता है, लेकिन कुछ दिन बाद अनिल को मोबाइल फोन वापस दे दिया जाता है और जैसे ही फोन अनिल के पास पहुंचता है फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है अश्लील मैसेज वाला और फिर उनके नंबर से अश्लील मैसेज शुरू हो जाते हैं। मोबाइल पूरी तरह अपने हाथ में रिमोट ले लिया, सारी एक्टिविटी वो कर पा रहा था, हम केवल देख पा रहे थे। हमको भी डिसेबल किया उसमें कि हम देख पा रहे थे कि मैसेज किसको गया है, वो ये कर रहा था। सर 5-7 दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, प्रॉपर खाना नहीं हुआ, बच्चे स्कूल नहीं गए। सर मॉर्फिंग वीडियो फोटो मेरी पूरी फैमिली के, एक छोटे बच्चे से लेकर के पूरी फैमिली के सदस्यों का मॉर्फ करके वीडियो पर्टिकुलर एक जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग थे उनको भेजा गया। इसके बाद एक बार फिर उनका मोबाइल फोन साइबर सेल जमा करा लेती है और साथ ही उनके बेटे का फोन भी जमा करा लिया जाता है। और जब साइबर सेल उनको मोबाइल फोन वापस करती है तो फिर वही कहानी शुरू होती है, जिससे फिर अश्लील मैसेज दूसरों के नंबर पर पहुंचने लगते हैं और एक बार फिर मोबाइल फोन जमा होता है और फिर मदद के लिए आते हैं उनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जो उनको नई सिम देते हैं। पर जैसे ही वह सिम का यूज करते हैं और फिर वही कहानी शुरू होती है, जिससे एक बार फिर अश्लील मैसेज उनके नंबर से दूसरों के नंबर पर पहुंचने लगते हैं और कई दिन तक ऐसा चलता रहता है। मोबाइल और कंप्यूटर को दूर से रिमोटली कंट्रोल करना संभव हो गया है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बने हुए हैं जिसके माध्यम से दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, इवन स्पीकर कैमरे वगैरह को भी किया जा सकता है, तो ऐसा संभव है। लेकिन बहरहाल उसमें जो भी शिकायत दी है उसकी क्राइम ब्रांच परीक्षण कर रहा है, तथ्यों को देख रहा है। अगर उसमें ऐसी कोई तथ्य सही पाई जाएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी। मृतक को फिर से बुलवाया गया है, उसके मोबाइल को रिस्टोर करके चेक किया गया तो अभी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही थी। लेकिन चूंकि जब वो घर जाते हैं और ये चीज़ होती है तो इस तरीके के जो हैक करने के संबंध में जो उनकी शिकायत थी और उसके बाद जो मैसेज भेजे जा रहे हैं तो उसकी जानकारी के लिए संबंधित जो एजेंसी है उसको मेल किया गया और वहाँ से जानकारी प्राप्त होने के बाद आगे टेक्निकल आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो यह तो हुई उनके मोबाइल फोन की कहानी, क्योंकि वह एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कीपैड मोबाइल भी हैक हो सकता है। जी हाँ, यह सच्चाई है। जब वे परेशान हो जाते हैं और अपने ससुराल ग्वालियर जाते हैं, जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं और उनकी सास का मोबाइल जो कीपैड वाला था वह भी हैक हो जाता है और उससे भी मैसेज जाने लगते हैं। अब इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि जिससे भी अनिल मिलते हैं उनका मोबाइल हैक हो जाता है। अब देखना होगा कि इतने हाईटेक हैकर को कैसे साइबर सेल अपनी गिरफ्त में लेती है और इस परिवार को क्या फिर कभी मोबाइल चलाने की उम्मीद पूरी हो पाएगी। ऐसी घटनाएं जो दिलों को दहला गई, लोगों को रुला गई, कुछ ऐसी ही घटनाओं का हमने इसमें जिक्र किया। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटनाएं आगे देखने को ना मिले। रहिए सतर्क।